नेक्स्ट साइकिल इज फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल एक हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं गैशियस फॉर्म्स का, वेर एज फॉस्फोरस वी कैन कंसिडर एज सेडिमेंट्री साइकिल का फॉर्म। सो यहाँ पे साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस होगा थ्रू द हाइड्रोस्फीयर दैट इज फ्रॉम द वाटर, लिथोस्फीयर दैट इज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड बायोस्फीयर दैट इज थ्रू द लिविंग क्रीचर्स। तो यहाँ इन सब में फॉस्फोरस किसी ना किसी फॉर्म में है और वहाँ से एक लेवल से दूसरे लेवल पे वो मूव होता रहता है। फॉस्फोरस लिविंग क्रीचर्स में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है हर एक सेल की, उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिकॉज हमने 11th में पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वहाँ पे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स है। फिर न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बारे में भी तुमने पढ़ा है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बेस होता है एंड राइबोस शुगर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए में भी फॉस्फोरस है। देन एनर्जी, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में भी फॉस्फोरस है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो अगेन वहाँ पे भी फॉस्फोरस है। सो फॉस्फोरस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, देन एनिमल्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस फॉस्फोरस इवन टू मेक देयर शेल्स, बोन्स, हूफ्स, यानी कि जो जानवर होते हैं ना, गाय, बैल, बकरी, उनकी जो, या हॉर्स, उसके जो पैर है नीचे के कड़क पार्ट, उसको हूफ बोलते हैं, या टीथ्स, ये सब एक्सोस्केलेटन या जो तुम्हारा एंडोस्केलेटन का है जो कैल्शियम से बनता है, उसमें फॉस्फोरस भी होता है। देन नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस एक्चुअली रॉक है। ओके, उसमें फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में होता है रॉक्स में, और ये रॉक्स जब एटमॉस्फेयर में वेदर अवे होते हैं, व्हाट इज वेदरिंग अवे, फ्रिक्शन से वो फाइन मिट्टी में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो माइन्यूट अमाउंट ऑफ ये फॉस्फोरस वहाँ से सॉइल में जाता है एंड फिर सॉइल में से वो रूट्स, प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो लिविंग फॉर्म्स में आ जाता है। अभी प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे और हर्बीवोर्स को दूसरे जानवर, तो इस तरह से वो प्लांट्स में से एनिमल में आ जाता है फॉस्फोरस। एनिमल और प्लांट दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट्स जब सॉइल में जाएगा या दोनों मरेंगे तो इनको डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरियाज। तो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो इस फॉस्फोरस को फिर वहाँ से फिर से रिलीज करवाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। नाउ यहाँ पे अनलाइक कार्बन साइकिल, रेस्पिरेशन की वजह से फॉस्फोरस रिलीज नहीं हो रहा है, इट इज़ ओनली थ्रू डिकम्पोजिशन। देन कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल उन्होंने बताया। एक तो हमने देखा कि कार्बन इज रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बट फॉस्फोरस इज नॉट रिलीज थ्रू दैट, फॉस्फोरस सिर्फ डिकम्पोजिशन प्रोसेस से रिलीज होएगा। फिर एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल इज स्मॉलर देन द कार्बन इनपुट, मतलब हवा से आने वाला कार्बन का अमाउंट ज़्यादा है इन द लाइफ फॉर्म्स कंपेयर टू द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रेन वाटर के साथ डिजोल्व होकर आ सकता है सॉइल में और फिर लिविंग फॉर्म्स में जा सकता है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। सेकेंडली, एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कार्बन। ओके, तो फॉस्फोरस का ये जो फ्लो है वो कार्बन के कंपैरिजन में काफ़ी मिनिमम है। देन अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई, मतलब उसका शॉर्टेज होता है। ओके, एंड हेंस it is like we can say it is a limiting factor for the growth of plant, क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, तो उसकी वजह से अगर वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिला तो इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ हिंडर हो सकता है। सडन इन्फ्लक्स ऑफ फॉस्फोरस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल रन ऑफ या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नाउ दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस। तो अचानक से जब हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में फॉस्फोरस डालते हैं बहुत ज़्यादा सॉइल में, तो वहाँ पे जब बारिश का पानी जाता है तो वो एक्स्ट्रा सॉइल में से वो एक्स्ट्रा फॉस्फोरस बह जाता है, बह के नदियों में जा सकता है वो पानी, तो फॉस्फोरस वाटर में ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। एंड इवन इंडस्ट्रीज से जो एक्स्ट्रा फॉस्फोरस निकलता है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर नदियों में छोड़ा जाता है, तो इसकी वजह से क्या होएगा ना, वाटर बॉडीज में फॉस्फोरस एक्सेस में हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। नाउ दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू गेट इट इन ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो एंड एज अ शॉर्ट नोट ऑल्सो। यूट्रोफिकेशन इज लाइक अ साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ एलिमेंट। ओके, अगर कोई एलिमेंट हद से ज़्यादा कहीं किसी भी जगह पे मिलता है तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉस्फोरस जब वाटर बॉडीज़ में एक्सेस होएगा तो कैसे यूट्रोफिकेशन होता है।
यहाँ पे क्या होएगा, ओवर ग्रोथ होएगा एल्गे का, क्योंकि एल्गे आर प्लांट्स इन द वाटर बॉडीज। प्लांट्स को फॉस्फोरस की ज़रूरत है, इट इज़ अ न्यूट्रिएंट फॉर देम। तो ये प्लांट्स एल्गीज बहुत हद से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे बिकॉज ऑफ द हाई फॉस्फोरस इन द वाटर। एल्गे का ओवर ग्रोथ की वजह से अभी क्या क्या साइड इफेक्ट होएगा, एल्गे पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा जिससे अभी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगा, तो एक्वाटिक क्रीचर्स विल डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। प्लस कभी कभी हार्मफुल एल्गीज उगते हैं विच आर टॉक्सिक टू द एनिमल्स एज वेल एज टू द ह्यूमन्स इफ दे कंज्यूम देम बाय मिस्टेक, तो इट इज़ अ डिसएडवांटेज। अनदर थिंग इज़ कि ये एल्गे दिखने में अच्छा नहीं दिखता, पानी के ऊपर पूरा ग्रीन बना देते हैं पानी को, तो द सीनिक ब्यूटी ऑफ द वाटर इज लॉस्ट, द क्लैरिटी ऑफ द वाटर इज लॉस्ट, द वाटर बिकम्स टर्बिड। इस तरह से बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं ओके ऑफ यूट्रोफिकेशन। देन they have asked you to find out the long term and short term effects of eutrophication in water bodies, मतलब in short you have to tell the side effects of eutrophication। तो आई टोल्ड यू कि ये एल्गी एक्सेस ग्रो होंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फॉस्फोरस, तो समटाइम्स दिस एल्गी आर टॉक्सिक ओके टू द लिविंग क्रीचर्स, द फिशेस, बर्ड्स एंड इवन टू द ह्यूमन्स। एंड कभी कभी इन एल्गीज को खाने वाले दूसरे क्रीचर्स जो होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होएगा ना, पूरा बायोटिक कम्युनिटी चेंज होने लगेगा वहाँ का। तो ओरिजिनली कुछ और जानवर थे और अभी कुछ और जानवर वहाँ पे बढ़ने लगेंगे। तो देन नेक्स्ट टू दैट इज़ वाटर का ट्रांसपेरेंसी। आई टोल्ड यू कि वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। प्लस ये एल्गे ज़्यादा बढ़ने की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन तो कम हो रहा है बिकॉज पानी में ऑक्सीजन मिक्स भी नहीं हो रहा है, तो क्रीचर्स आर डाइंग। एंड प्लस ये एल्गे भी जब सड़ेगा तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो वाटर का ऑक्सीजन लेवल और भी कम होने लगेगा, देयर विल बी मोर हाइपोक्सिया। देन नेक्स्ट टू दैट इज़ स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी तो बदल जाएगा, ये एक भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से we can see that it has a very bad impact on the water bodies and the aquatic creatures, तो यूट्रोफिकेशन की वजह से। इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में ये भी देख सकते हैं कि टूरिज़्म वहाँ पे, अगर वो कोई लेक है जो टूरिस्ट प्लेस पे फेमस है, तो वहाँ पे नेचुरली टूरिज़्म कम हो जाएगा क्योंकि गंदा पानी दिखेगा, उसका एस्थेटिक्स आर लॉस्ट, मतलब उसकी नेचुरल ब्यूटी इज़ लॉस्ट। उससे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी गिरेगा क्योंकि टूरिज़्म कम हो जाएगा, तो नेचुरली द मनी फ्लो विल रिड्यूस इन दैट एरिया टू द पीपल ओवर देयर। एंड प्लस ऐसे पानी को अगर क्लीन करना है तो कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, दिस वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन ऑल्सो, तो वाटर स्कैसिटी हो जाएगा। सो मेनी प्रॉब्लम्स यू विल फेस बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन ओके। नाउ with this we have finished phosphorus cycle. Some additional points I will tell you regarding the what we can see this nutrient cycle। अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, उसका और एक नाम है, उसको बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं। एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कुछ देर के लिए इकोसिस्टम में रहते हैं एंड उस वक्त उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर्स में आते हैं, कहाँ से आते हैं, ड्यू टू डिपोजिशंस ओके फ्रॉम द एनिमल्स या प्लांट्स में से। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजन उस तरह से आता है, माइक्रोब्स उसको फिक्स करते हैं, या वेदरिंग ऑफ रॉक्स से फॉस्फोरस सॉइल में आता है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। फिर आउटपुट इज़ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो पानी की वजह से सॉइल में से बह जाएंगे, सॉइल इरोजन ड्यू टू हैवी रेनफॉल वॉट एवर, तो वहाँ से सॉइल से न्यूट्रिएंट लॉस हुआ, तो दैट इज़ आउटपुट। देन व्हाट इज साइक्लिकल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में से एटमॉस्फेयर में से प्लांट्स में आएंगे, प्लांट्स से एनिमल्स में, और उन दोनों के मरने से वापस एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो जितना उनका अपटेक है इट्स इक्वल टू द रिसाइकलिंग। जब ये होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये इंटरनल साइक्लिंग बोलते हैं, लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग में। फिर टॉकिंग अबाउट कार्बन साइकिल, तो उसमें एक पॉइंट एडिशनल मैं बता सकती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स ऑफ कार्बन क्या है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इज द सोर्स ऑफ कार्बन एंड कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म्स में वो पानी में रहता है इन वाटर, एंड रॉक्स में वो कार्बोनेट्स और ग्रेफाइट्स के फॉर्म में होता है।
फिर ऐसे तो नाइट्रोजन साइकिल भी है, ऑक्सीजन साइकिल भी है। नाइट्रोजन साइकिल तुम किसी और चैप्टर में पढ़ोगे जहाँ पे माइक्रोब से रिलेटेड बातें करेंगे। फॉस्फोरस साइकिल में हमने यूट्रॉफिकेशन देखा। फॉस्फोरस हम लोग ने सॉइल में कैसे सर्कुलेट होता है, तो सॉइल में से प्लांट्स में, एनिमल्स में और वहाँ से वापस उनके मरने के बाद सॉइल में जाता हुआ देखा। उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है कि फॉस्फोरस वाटर में भी साइक्लिकल फ्लो दिखाता है, क्योंकि वो सॉइल में से बह के पानी में जाएगा। तो पानी में हमने यूट्रॉफिकेशन देखा, लेकिन पानी में उसकी साइक्लिकल नॉर्मल नेचुरली उसका साइक्लिकल फ्लो भी रहता है। कैसे, तो वो पानी में जो फॉस्फोरस जाएगा वहाँ से जो एल्गे ब्लूम होगा, उन एल्गे को फिशेस खाएंगे, फिशेस को बर्ड्स खाएंगे। बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स जो गिरती है उसको ग्वानो डिपॉजिट बोलते हैं, वो तो सॉइल पे गिरेंगी, उसमें फॉस्फोरस होता है। तो इस तरह से मिट्टी का जो फॉस्फोरस है जो पानी में गया वो रिटर्न होके वापस मिट्टी में आ गया। तो यू कैन सी दैट द फॉस्फोरस इज गेटिंग रिसाइकल्ड ऑन सॉइल एंड वाटर, एंड सॉइल से वाटर में और वाटर से बैक टू सॉइल में भी आता है। देन नेक्स्ट टू दैट इज़ जो ये एल्गे होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक सॉल्युबल लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एल्गे जू प्लैंक्टन्स के लिए फूड है और उनको दूसरे एक्वेटिक क्रीचर्स खाते हैं। देन तो इसलिए वो यूज़फुल भी है पानी में भी। देन नेक्स्ट टू दैट इज़ ग्वानो डिपॉजिट्स क्या होता है वो मैंने बता दिया, और फॉस्फोरस कैसे रिसाइकल होता है पानी में और पानी से वापस सॉइल में कैसे आता है वो भी बता दिया। फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी है, जैसे गैशियस फॉर्म में कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। वैसे ही अगर मैं सेडिमेंट्री फॉर्म की बात करूँ तो उसमें फॉस्फोरस साइकिल है, वैसे ही सल्फर साइकिल भी पढ़ा जा सकता है। सो दिस इज़ इन शॉर्ट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मीगर का स्पेलिंग में MEAGRE आएगा, यू नहीं आएगा। मीगर मतलब लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी, सो इट्स वेरी लेस इन अमाउंट। ओके, देन अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे जैसे कार्बन साइकिल का एक चार्ट था, वैसे फॉस्फोरस साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए भी एक डायग्राम है शॉर्ट में उसको समझने के लिए, कि व्हाट यू कैन सी इज़ बारिश गिरती है तो सॉइल में से फॉस्फोरस बह के नदियों में जा सकता है, या एग्रीकल्चर में भी वहाँ पे रन ऑफ होके वो वाटर में आ सकता है। देन वो तो वाटर के लिए। फिर सॉइल में जो फॉस्फोरस है वो प्लांट्स यूज़ करेंगे, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, दोनों के मरने के बाद डिकम्पोज उसको सड़ा के वापस सॉइल में रिटर्न करते हैं, वापस वो सॉइल से प्लांट्स में जाता है। तो ये लैंड के ऊपर फॉस्फोरस कैसे रिसाइकल होता है वो दिखाया है। फिर यहाँ से तो रेनफॉल की वजह से बह के जाता है, और एग्रीकल्चर में जो हमने व्हाट वी से फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स डाले वहाँ से भी रन ऑफ होके नदियों में आता है। तो यहाँ पे अगेन वो एल्गे उसको यूज़ करेगा, उसको दूसरे क्रीचर्स खाएंगे, दूसरे क्रीचर्स को फिशेस खाएंगे, फिर उनके मरने के बाद वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में सेटल हो सकता है और नीचे रॉक्स बना सकता है, फॉस्फोरस बेड्स। या फिर यहाँ से उन बर्ड्स को, फिशेस को बर्ड्स खाएंगे और बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स वापस सॉइल पे गिर सकती है, तो इससे पानी में से फॉस्फोरस वापस लैंड में आ सकता है। या फिर ये जो नीचे सेडिमेंटेड रॉक फॉर्म बना है, तो अगर ये एक्वेटिक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो ये रॉक्स एक्सपोज हो जाएंगे, फिर विदरिंग अवे होएगा, एंड देन अगेन वो फॉस्फोरस सॉइल में मिक्स हो सकता है। सो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट द फॉस्फोरस साइकिल इज डिपिक्टेड फ्रॉम दिस पिक्चर।